युगों में ऐसे पेंट थे जो एमोनिया से साफ नहीं हो सकते थे और ये जदीद तरीन इजाद थी। डाककर ने मेज पर लगा हुआ एक और बटन दबा दिया। दूर कहीं घंटी बजने की आवाज उनके कानों में पहुंची और फिर कमरे का दरवाजा खुला। एक मशीन गन बर्दार सयाह फार्म अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, उसने बड़े मुदमाना लहजे में पूछा। एक बोतल एमोनिया और तौलिया लेकर आओ। डाककर ने उसे हुक्म दिया। बॉस, आपको क्या हो गया है? आप अपने आदमियों पर शक करने लगे हैं? इमरान ने डाककर से पूछा। उसके लहजे में तल्खी थी। मैं जब कह रहा हूँ कि ये नंबर 6 नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे? डाककर ने उसे डांटते हुए कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? इमरान ने एक और सवाल जड़ दिया। अभी बताता हूँ, पहले इसकी असल शक्ल देख लो। डाककर ने लापरवाही से जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और 2 सयाह फार्म हाथ में एमोनिया की बोतल लिए अंदर दाखिल हुए। उसके कांधे पर तौलिया भी मौजूद था। नंबर 6 का मुंह एमोनिया से धो डालो और फिर तौलिए से अच्छी तरह पोंछ देना। डाककर ने इस सयाह फार्म को हुक्म दिया। एक लम्हे के लिए सयाह फार्म हैरान हुआ, फिर वो आगे बढ़ा। उसने मशीन गन इमरान की कुर्सी के करीब रखी और वो ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ गया। उसने एमोनिया से ब्लैक जीरो का मुंह अच्छी तरह धो डाला और फिर तौलिए से पोंछ डाला। उस वक्त जबकि वो सयाह फार्म ब्लैक जीरो का मुंह धो रहा था और डाककर की तजस्सुस से भरपूर नजरें ब्लैक जीरो के चेहरे पर जमी हुई थी, इमरान ने नीचे झुककर वो मशीन गन उठा ली जो सयाह फार्म ने उसके करीब ही रखी थी। उसका अंदाज ही ऐसा ही था कि जैसे वो वक्त गुजारने के लिए मशीन गन से खेल रहा हो। और फिर उसने डाककर की घुटराहट सुनी और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान नहीं गया कि ब्लैक जीरो के एक गाल से मेकअप उतर चुका था। इमरान के तस्वुर में भी नहीं था कि ये मेकअप एमोनिया से उतर जाएगा, इसीलिए वो बड़े इत्मीनान से बैठा था। लेकिन अब अचानक उसने मशीन गन सीधी कर दी। हैंड्स अप, वो कुर्सी से उठता हुआ बोला। वो सयाह फार्म और डाककर दोनों को रेंज में ले चुका था। इसका क्या मतलब है? डाककर उछल पड़ा। नंबर 6 को आज़ाद कर दो वरना गोली मार दूंगा। इमरान ने नंबर 3 के लहजे में ही कहा, मगर लहजा बेहद सख्त था। मगर ये नंबर 6 तो नहीं है, देखो इसके गाल पर से मेकअप उतर चुका है, डाककर ने जवाब दिया। वैसे उसने हाथ मेज के ऊपर उठा लिए थे। इस वक्त ब्लैक जीरो जो खामोश बैठा हुआ था चौंक पड़ा। उसे इल्म नहीं था कि उसके गाल पर से मेकअप उतर चुका है। दूसरे लम्हे इमरान ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया, मगर रुख सयाह फार्म की तरफ था, जिसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता जेब की तरफ रेंग रहा था। तड़तड़ाहट हुई और सयाह फार्म के जिस्म में कई सुराख बन गए। वो फर्श पर गिरकर तड़प रहा था। जल्द ही वो ठंडा हो गया। ये क्या किया तुमने? डाककर चीख पड़ा और फिर इससे पहले कि इमरान कुछ समझता, अचानक उसके हाथ से मशीन गन निकल गई और गोली उसकी नाली पर पड़ी थी। फायर डाककर ने एक छोटे से रिवॉल्वर से किया था। इमरान ने इंतहाई कुर्सी से डाककर पर छलांग लगा दी और फिर वो मेज से टकराता हुआ डाककर पर आ पड़ा। डाककर दूसरा फायर करना चाहता था मगर वो ना कर सका और उलटकर पीछे जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट चुका था। इमरान उसके साथ ही फर्श पर जा गिरा, मगर फिर डाककर ने उठने में फुर्ती दिखाई और दूसरे लम्हे वो भागता हुआ तेजी से करीबी कोने में पहुंचा। इमरान ने उठकर उसका पीछा करना चाहा, मगर फिर दीवार फटी और डाककर उसमें समा गया। दीवार दोबारा बराबर हो गई। अब वो दोनों कमरे में अकेले रह गए थे। इमरान ने तेजी से मेज के किनारे पर लगे हुए बटनों पर नजरें दौड़ाई। एक बटन ऑन था, उसने वो बटन ऑफ कर दिया और नतीजा उसके तवक्को के मुताबिक था। ब्लैक जीरो उन हल्कों की आहानी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। ब्लैक जीरो उछलकर खड़ा हो गया। जल्द भाई चलो, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ भागा और इमरान भी उसके पीछे। वो दोनों आगे पीछे मुख्तलिफ कमरों से होते हुए एक गैलरी में पहुंच गए और फिर ब्लैक जीरो एक कमरे में दाखिल हो गया। इमरान भी उसके पीछे था। कमरा खाली नहीं था, इसलिए इमरान ठिठक कर रुक गया। डाककर जब दीवार के उस खुफिया दरवाजे से बाहर निकला तो वो एक गैलरी में मौजूद था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर वो एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। उसने जेब से चाबी निकाली और फिर चाबी ऑटोमेटिक लॉक में दाखिल कर दी। एक हल्की सी खटक हुई और फिर वो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तवील मेज के पीछे पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ा। कुर्सी पर बैठते ही उसने तेजी से मेज की सतह पर फैले हुए बेशुमार बटनों में से चंद बटन दबाए। कमरे की दीवारों के साथ कतार में बेशुमार छोटी बड़ी मशीनें फिट थीं। ये शायद उसका मखसूस ऑपरेशन रूम था। बटन दबते ही सामने दीवार के साथ लगी हुई एक काफ़ी बड़ी मशीन में जिंदगी सी दौड़ गई और उसके ऊपर फिट एक बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर लहरिए से नजर आ रहे थे।
जल्द ही मंजर साफ हो गया। डाककर जो बगौर स्क्रीन को देख रहा था अचानक चौंक पड़ा, क्योंकि जो कमरा इस स्क्रीन पर नजर आ रहा था वो खाली था। ये वही कमरा था जहां अभी अभी उनकी झड़प हुई थी। डॉक्टर ने मेज पर लगे हुए एक डायल की नाप घुमानी शुरू कर दी। फिर उसके साथ ही साथ मंजर तब्दील होते चले गए। अब मुख्तलिफ कमरों के मंजर नजर आ रहे थे। अचानक वो उछल पड़ा, क्योंकि स्क्रीन तारीफ हो चुकी थी। उसने बेहतीरा सर मारा, लेकिन उसे ये समझ में ना आ सका कि मशीन ने काम करना क्यों छोड़ दिया है। वो उठकर मशीन के करीब गया। उसने अच्छी तरह उसको देखा भाला, मगर कोई ऐसी बात नजर ना आई। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक कमरे में एक हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। ये सीटी की आवाज थी। डाककर तेजी से दोबारा मेज की तरफ बढ़ा। उसने कुर्सी पर बैठकर एक बटन दबा दिया। सीटी की आवाज आनी बंद हो गई और फिर एक आवाज कमरे में गूंजने लगी। हेलो हेडक्वार्टर कॉलिंग, हेलो हेडक्वार्टर कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से भारी भरकम आवाज गूंजी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भूखा भेड़िया गुर्रा रहा हो। यस डॉक्टर स्पीकिंग, ओवर। डॉक्टर ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। हेलो डॉक्टर, क्या हालात हैं? वहाँ एशियाई जासूसों की टीम का क्या बना, ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने पूछा। लहजा बेहद संजीदा था। चीफ, एशियाई जासूसों की टीम यहाँ तक पहुँच चुकी है। हमने रास्ते में हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें खत्म कर दिया जाए, मगर उल्टा नुकसान हमें उठाने पड़े, ओवर। डॉक्टर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या तुम क्या कह रहे हो, ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने चौंक कर कहा। उसके लहजे से शदीद हैरत टपक रही थी। यस बॉस, मैं सही कह रहा हूँ। ये टीम इंतहाई अय्यार और खतरनाक अफराद पर मुश्तमिल है। उनकी वजह से मुझे पॉइंट नंबर 4 खत्म करना पड़ा। एक हेलीकॉप्टर तबाह किया, अपने आदमी मरवाए। नंबर 11 उनसे लड़ता हुआ मारा गया। अनकाना देवी मेगाना खत्म हो गई। अनकाना कबीले पर हमारा होल मुतनज़्ज़िल हो गया। मैं सख्त उलझन में हूँ, ओवर। डॉक्टर ने मुख्तसरन बातें बताते हुए कहा। तुम रोज बरोज निकम्मे और बुज़दिल होते जा रहे हो डॉक्टर, ओवर। भेड़िया और शिद्दत से घुराने लगा। बॉस, इसमें मेरा क्या कसूर है, ओवर। डॉक्टर का लहजा इस बार खौफजदा सा था। इस वक्त क्या पोजीशन है, ओवर, बॉस ने पूछा। इस वक्त सारी टीम मेरे काबू में है, ओवर। डॉक्टर ने जवाब दिया। अच्छा, फिर किस बात का गम है? फौरन पूरी टीम को मरवा दो, ओवर, बॉस ने फैसलाकुन लहजे में कहा। ओके सर, ओवर, डॉक्टर ने जवाब दिया। माल की नई खेप काफी अरसा नहीं हुआ नहीं पहुंच रही। कब भेज रहे हो, ओवर, बॉस ने पूछा। बॉस, दरअसल बात यह है कि अब यूरेनियम का जखीरा खत्म होने के करीब है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ इकट्ठा भेज दूं। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का और जखीरा यहाँ मौजूद है। उसके बाद यूरेनियम यहाँ खत्म हो जाएगा, ओवर, डॉक्टर ने जवाब दिया। ये तो बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाई है तुमने। हमें तो यूरेनियम की मुस्तकिल जरूरत पड़ती रहेगी, ओवर। बॉस के लहजे में तशवीश नुमाया थी। यहाँ खत्म होने के बाद मैं इर्द गिर्द के और सर्वे करवाऊंगा। उम्मीद है जरूर कहीं ना कहीं किसी और जखीरे का पता चल जाएगा, ओवर। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, मगर आज से ही सर्वे कराना शुरू कर दो ताकि सप्लाई में रुकावट ना आए, ओवर, बॉस ने जवाब दिया। ओके सर, ओवर, डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझे कल रिपोर्ट दो कि इस टीम का तुमने क्या किया, और सुनो, मैं नाकामी की बात नहीं सुनूंगा, ओवर। बॉस का लहजा तलख हो गया। ओके, आप बेफिक्र रहें, ओवर, डॉक्टर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, बॉस ने कहा, और फिर आवाज आनी बंद हो गई। डॉक्टर ने बटन ऑफ कर दिया। अब वो दोबारा उस मशीन की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसकी स्क्रीन अचानक तारीक हो गई थी। दरअसल अचानक इस तरह बॉस की कॉल आने पर उसे वक्ती तौर पर इस मसले से आंख बंद करनी पड़ी थी, और दूसरा, उसने जानबूझकर बॉस को ये नहीं बताया था कि अभी अभी इसके साथ क्या चक्कर हुआ है। उसने डायल की नाप घुमाई तो स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। वो नाप घुमाता चला गया, मगर तमाम सेंटर देख लेने के बावजूद नंबर 6 और नंबर 3 उसे कहीं नजर ना आए। वो सख्त उलझन में पड़ गया। वैसे हर काम ठीक हो रहा था, लेकिन इन दोनों का पता कराना जरूरी था। अभी वो उसके मुतालिक सोच ही रहा था कि अचानक टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसने झंझलाकर रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर स्पीकिंग, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा। बॉस, 11-3 स्पीकिंग। वेश्यों ने मुजरिमों को बांधकर झाड़ी के करीब डाल दिया है। वेश्यों का सरदार वहीं मौजूद है, 11-3 ने रिपोर्ट दी। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार करके ऑपरेशन रूम में ले आओ, और तमाम ऑपरेशन सेंटर्स को इत्तला दे दो कि नंबर 6 और नंबर 3 जहाँ कहीं भी मिले उन्हें गिरफ्तार करके ऑपरेशन रूम में ले आओ, डॉक्टर ने कहा। नंबर 6 और नंबर 3 जनाब, 11-3 ने बड़ी हैरत से पूछा।
क्योंकि वो तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि नंबर 3 और नंबर 6 को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। 10 मिनट के अंदर अंदर नंबर 3 और नंबर 6 दोनों ऑपरेशन रूम में होने चाहिए, डाककर ने गुस्से से कहा। ओके सर, 11-3 ने खौफजदा लहजे में कहा और डाककर ने रिसीवर रख दिया। इमरान और ब्लैक जीरो जैसे ही कमरे में घुसे, इमरान ठिठक कर रह गया, क्योंकि सामने नंबर 3 कुर्सी पर बैठा हुआ था, वही नंबर 3 जिसका मेकअप इमरान ने कर रखा था। मगर ब्लैक जीरो आगे बढ़ता चला गया। फिर इमरान ने देखा कि नंबर 3 बेहोश है, उसकी आंखें बंद हैं और उसका सर कुर्सी की पूंछ से इस तरह बंधा हुआ था जैसे वो बैठा हुआ हो। ये जिंदा है? इमरान ने पूछा। हाँ, सिर्फ बेहोश है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। और फिर अचानक ब्लैक जीरो ने मेज पर पड़ा हुआ गुलदान उठाकर छत पर लगे हुए एक मरकरी बल्ब पर दे मारा। एक छनाका हुआ और बल्ब टूट गया। ये विजन मशीन का बल्ब था। डाककर इस मशीन के जरिए हमें चेक कर लेता। अब हम चंद लम्हों के लिए महफूज हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। और इमरान ने यूं सर हिला दिया जैसे बच्चे मास्टर साहब के सबक पर बड़ी मासूमियत से सर हिलाया करते हैं। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? डाककर की नज़रों में हम मशकूक हो चुके हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। ऐसा करो, उसके खास गार्ड का मेकअप करते हैं, इस तरह हम महफूज भी रहेंगे और बवक्ते ज़रूरत डाककर को कंट्रोल भी आसानी से कर लेंगे। इमरान ने राय पेश की। जैसे आप कहें, ब्लैक जीरो ने तायद करते हुए कहा। नहीं, तुम उसके मुसल्ला गार्ड का मेकअप कर लो और मुझे एक आम सा स्याह फार्म बना दो। मैं इस प्लांट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जहां यूरेनियम निकल रहा है। इमरान ने फौरन ही नया फैसला कर दिया। और फिर ब्लैक जीरो ने एक अलमारी के खुफिया खाने से मेकअप बॉक्स निकाला और तकरीबन आधे घंटे की मुद्दत के बाद दोनों के हुलिये तब्दील हो चुके थे। जल्दी करें, डाककर हमें पूरी सरगर्मी से तलाश कर रहा होगा, बल्कि मैं हैरान हूँ कि अब तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है चलो, मगर मेकअप बॉक्स मुझे दे दो, मुझे फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, तुम्हारे पास वॉइस ट्रांसमीटर तो है ही, अब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मगर अब उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, इमरान ने कहा। मेन प्रोग्राम क्या होगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। इस प्लांट पर कब्जा करना, इमरान ने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल आया। उसने ब्लैक जीरो से यूरेनियम प्लांट का महलो वकू अच्छी तरह समझ लिया था। उसके पीछे ही ब्लैक जीरो भी कमरे से बाहर निकल आया। इमरान गैलरी में चलता हुआ सीधा सामने वाली इमारत की तरफ बढ़ा जिसके पीछे यूरेनियम प्लांट था। उसका प्रोग्राम था कि वो सीधा प्लांट जाने की बजाय मजदूरों के क्वार्टरों का रुख करे और वहां उनमें मिलकर आगे जाए। चुनाचे वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस इमारत की तरफ बढ़ा। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक मोड़ से एक सफेद स्याफाम उससे टकरा गया। तुम यहाँ क्यों फिर रहे हो? उसने अचानक जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। माफ कर दो, गलती हो गई, इमरान ने घबराते हुए कहा। जाओ, भाग जाओ, खबरदार आइंदा अपने हल्के से बाहर आने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। सफेद फार्म को शायद इमरान की घबराहट पर रहम आ गया, इसलिए उसने उसे जाने का हुक्म दे दिया। इमरान वहां से यूं सरपट भागा जैसे हजारों बलाएं उसका पीछा कर रही हों और खुदा का शुक्र है कि वो इमारत तक बिला रोक तो पहुंच गया। इमारत के सदर दरवाजे पर 2 स्याफाम पहरा दे रहे थे। इधर आओ, उनमें से एक ने मुकामी ज़बान में इमरान को आवाज़ दी और इमरान उनकी तरफ बढ़ गया। तुम्हारा क्या नंबर है? उसने बड़े सख्त लहजे में पूछा। उधर इमरान सोच में पड़ गया कि क्या नंबर बताए। 211। आखिर उसने अंकल 25 एक नंबर बता दिया। बाहर क्यों गए थे? उसने दोबारा सवाल किया। बॉस ने बुलवाया था, इमरान ने बेधड़क जवाब दिया। ठीक है, जाओ। इस स्याह फार्म गार्ड ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। इमरान ने दिल में शुक्र अदा किया। चुनाचे वो इमारत की साइड में बनी हुई झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। यहाँ मुकामी मजदूर रहते थे। ये सब अनकाना कबीले के अफराद थे जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा था। इमरान चलता हुआ मुख्तलिफ झोंपड़ियों के सामने से गुजरता रहा। वो किसी ऐसी झोंपड़ी को मुंतखब करना चाहता था जहाँ कोई मजदूर अकेला रहता हो और जल्द ही उसे एक झोंपड़ी नजर आ गई। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर ज़मीन पर एक स्याह फार्म सोया हुआ था। इमरान ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर झोंपड़ी में घुस गया। अंदर एक मशल जल रही थी। शायद सफ़ेद फार्म आकाओं ने मुनासिब नहीं समझा था कि वेश्यों को ज़्यादा सहूलतें दी जाएं। इमरान ने पैर से ठोकर मारकर वेशी को उठाया। वेशी हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या बात है, कौन हो तुम? वेशी ने बड़ी हैरत से इमरान को देखते हुए मुकामी ज़बान में पूछा। तुम्हारा नंबर क्या है? मुझे बॉस ने भेजा है। इमरान ने भी मुकामी ज़बान में जवाब दिया, मगर उसका लहजा बेहद सख्त था। 208, वेशी ने जवाब दिया। शायद सफ़ेद फार्मों ने उन सबको अच्छी तरह नंबर रटवा दिए थे। अपने मुतालिक तमाम तफसील बतलाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा।
اور وحشی نے مشین کی طرح تمام تفاصیل بتانا شروع کر دی۔ شاید وہ چیکنگ اسٹاف کے سوالات کے عادی تھے۔ عمران کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وحشی مزدوروں پر نگران ہے اور خاص اس پلان میں کام کرتا ہے جہاں یورینیم نکالا جا رہا تھا۔ اچھا دوست، چلو تم منہ دوسری طرف کرو، عمران نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ 208 نے حیرت سے پوچھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے ایک بار پھر اسے ڈانٹا اور اس نے اس بار بڑی فرما برداری سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عمران نے بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ریوالور نما آلہ نکال لیا اور دوسرے لمحے اس نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور سے ایک تیز شعاع نکلی اور پھر وحشی چیخ بھی نہ سکا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی لاش پر ایک اور فائر کر دیا اور پھر ریوالور دوبارہ بغل کے قریب لٹکے ہوئے ہولسٹر میں ڈال دیا۔ پھر اس نے انتہائی تیزی سے وحشی کا لباس اتار لیا۔ مردہ وحشی کا جسم تیزی سے سوجنا شروع ہو گیا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کا جسم پھٹ گیا۔ اب وہ گل رہا تھا۔ اس کا تمام گوشت اور ہڈیاں مائع کی شکل میں تبدیل ہو رہی تھی۔ عمران خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر چند لمحوں بعد جھونپڑی کی کچی زمین پر بھورے رنگ کا مائع موجود تھا۔ وحشی کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ پھر وہ مائع بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جھونپڑی خالی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وحشی کا یہاں وجود ہی نہ رہا ہو۔ انتہائی خوفناک اور حیرت انگیز ریوالور تھا۔ عمران چند لمحے تک خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے وہی میک اپ باکس نکالا اور پھر اس نے پہلے والا میک اپ صاف کر کے 208 کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کپڑے اتار کر اس وحشی کے کپڑے پہنے۔ یہ شاید مخصوص وردی تھی جو ان کی طرف سے ان وحشیوں کو مجبوراً پہنائی گئی تھی۔ اس نے وحشی کے کپڑے پہننے کے بعد اپنے کپڑوں کی گٹھڑی سی بنائی اور انہیں ایک کونے میں چھپا دیا اور پھر خود وہیں فرش پر لیٹ کر خراٹے لینے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر 208 بن چکا تھا۔ ڈاکٹر آپریشن روم میں بڑی سنجیدگی سے ٹہل رہا تھا۔ عمران کی ٹیم کے تمام ممبرز سوائے عمران، جوزف اور بلیک زیرو کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت کی طرف کر کے اچھی طرح باندھ دیے گئے تھے۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ ڈاکٹر بڑی سنجیدگی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں 2 سیاہ فام محافظ ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ مشین گنوں کا رخ ٹیم کی طرف تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر پروں کا تاج پہنا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو سردار، ڈاکٹر نے بڑے نرم لہجے میں جوزف سے کہا اور جوزف خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر خود بھی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عمران کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے بڑی سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں سوال کیا۔ عمران کون؟ جوزف نے چونکنے کی بجائے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ نوجوان جو دیوتا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس بار قدرے تیز تھا۔ میں واپس گیا تو وہ غائب تھا۔ میں نے اس کی بڑی تلاش کرائی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے تو یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوتا ہو اس لیے غائب ہو گیا ہو، جوزف نے جواب دیا۔ بکواس ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ڈاکٹر نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ پھر آپ ہی بتا دیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، جوزف نے بڑے اطمینان سے پوچھا جیسے اسے عمران کے غائب ہونے کی فکر ہی نہ ہو۔ وہ شدید زخمی ہے اس لیے وہ کہیں دور نہیں جا سکتا، اسے ہر قیمت پر تلاش کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے ویسر مکتا مارتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملا، جوزف نے جواب دیا۔ اس کے ساتھیوں کو ضرور معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، ڈاکٹر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جوزف نے جواب دیا۔ اس کو آگے لاؤ، ڈاکٹر نے کیپٹن شکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گارڈ سے کہا اور گارڈ نے کیپٹن شکیل کو بازو سے پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر نے حکم دیا اور کیپٹن شکیل اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کرسی سے باندھ دو، ڈاکٹر نے گارڈ کو حکم دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے زبان کھولی۔ عمران کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جھونپڑی سے نکل گیا تھا، اب ہمیں کیا پتا وہ کہاں گیا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اسے شوٹ کر دو، ڈاکٹر نے چیخ کر کہا اور محافظ نے مشین گن کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا مگر جوزف اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، جوزف نے غصے لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم جاؤ اور قبیلے والوں کو پیغام دو کہ جلدی دیوی ان سے خطاب کرے گی، ڈاکٹر نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم انہیں نہیں مار سکتے، دیوی خود ان کے متعلق فیصلہ کرے گی، جوزف نے نیزے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں انہیں نہیں مارتا، ان کا فیصلہ دیوی ہی کرے گی، ڈاکٹر نرم پڑ گیا۔ دیوی کب فیصلہ کرے گی؟ جوزف شاید کوئی فیصلہ کن بیان کرنا چاہتا تھا۔
कल रात का ऐलान कर दो और इस बार जश्न जहरीली पहाड़ियों पर होगा ताकि देवी के साथ साथ ओटर देवता वहां अपने दर्शन दे। डॉक्टर ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और जोसेफ खामोश हो रहा, क्योंकि उसे फिलहाल ना तो जहरीली पहाड़ियों का पता था और ना ही अवतार देवता के मुतालिक जानता था। शायद कबीले वालों ने कोई नया देवता निकाला था। ठीक है, फिर मैं ऐलान करा देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, अगर इनमें से किसी आदमी का बाल भी बेका हुआ तो कबीला तुम्हारे खिलाफ बगावत कर देगा। जोसेफ ने धमकी देते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो जलार, हम देवी को नाराज नहीं कर सकते। फिर जहाँ अवतार देवता होगा वहाँ हम भला कैसे दखल दे सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर वो नेज़ा संभाले बड़े पुरवकार अंदाज में कमरे से बाहर निकल गया। इन सबको ले जाकर रूम नंबर 5 में बंद कर दो, डॉक्टर ने मुआफिकों से कहा और चंद लम्हे बाद डॉक्टर कमरे में अकेला रह गया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। 011 स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नंबर 3 और नंबर 6 का कुछ पता चला? डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ, नंबर 3 तो अपने कमरे में मौजूद है और नंबर 6 गायब है। तमाम सेंटर में पता चला गया है, वो कहीं भी नहीं है। 011 ने जवाब दिया। नंबर 3 को फौरन मेरे पास भेजो और हाँ, ऑपरेशन सेंटर अवतार को हुक्म दो कि कल रात जहरीली पहाड़ियों पर अवतार ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। डॉक्टर ने हुक्म देते हुए कहा, बेहतर जनाब, मैं अभी उन्हें आपका हुक्म पहुंचा देता हूं। 011 ने जवाब दिया और डॉक्टर ने रिसीवर रख दिया। वो इस पर बुरी तरह उलझ गया था। इमरान उसके लिए दर्द सर बन गया था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और नंबर 3 अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें भारी मालूम हो रही थी, जैसे वो काफ़ी देर तक सोता रहा हो। चेहरा सता हुआ था। नंबर 3 की पूंछ पर मशीन गन की नाल लगाए एक मुहाफिज भी साथ था। यहाँ बैठो, डॉक्टर ने नंबर 3 को बगौर देखते हुए कहा और नंबर 3 खामोशी से बैठ गया। मुहाफिज उसकी पूंछ पर खड़ा हो गया। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? डॉक्टर ने कदे रख लेजे में पूछा। मैंने? नंबर 3 ने चौंक कर हैरत से कहा। हाँ तुमने, जबकि मैं नंबर 6 का मेकअप साफ करा रहा था, डॉक्टर ने कहा। नंबर 6 का मेकअप? नंबर 3 ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ये बात उसकी समझ में ना आई हो। डॉक्टर ने मेज पर लगा हुआ एक बटन दबाया और चंद लम्हों बाद एक और मुहाफिज हाथ में गन लिए अंदर दाखिल हुआ। अलमारी से एमोनिया की बोतल निकालो और नंबर 3 का मुंह धो डालो, डॉक्टर ने मुहाफिज को हुक्म दिया। मुहाफिज ने खामोशी से अलमारी से बोतल निकाली और फिर वो नंबर 3 की तरफ बढ़ा। मगर इसकी वजह? आपको क्या मुझ पर शक है? नंबर 3 ने उलझन आमेज लहजे में कहा। हाँ, मेरे ख्याल में तुम नंबर 3 नहीं हो, बल्कि नंबर 3 के मेकअप में कोई और हो, इसलिए मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने इत्मीनान से जवाब दिया। ठीक है, आप तसल्ली कर लें, नंबर 3 ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। नंबर 3 का मुंह अच्छी तरह से एमोनिया से धोया गया और फिर उसे खूब तौलिए से रगड़ा गया, मगर सिवाय जिल्द सुर्ख होने के और कोई इंकशाफ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तुम नंबर 3 हो, डॉक्टर ने कहा और इस बार उसकी आंखों में मुसरत की चमक थी। जी हाँ, नंबर 3 ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नंबर 3, मैं मजबूर हो गया था। मुझे एक बार नंबर 6 पर शक पड़ा, जबकि जश्न की रात उसने इमरान और उसकी टीम की हिमायत की थी। मैंने नंबर 6 का मुंह धुलवाया तो वो वाकई मेकअप में था, मगर उससे पहले कि मैं कोई कार्रवाई करता, नंबर 3 ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे फौरन वहां से मेन चेकिंग रूम में जाना पड़ा। वहां अभी मैं विजन मशीन पर उन्हें चेक कर ही रहा था कि बॉस की हेडक्वार्टर से कॉल आ गई। अब तुम मिल गए, मगर नंबर 6 गायब है, डॉक्टर ने तफसीलात बतलाई। दरअसल जिस नंबर 3 ने आप पर हमला किया था वो मैं नहीं था, बल्कि मेरे मेकअप में कोई और होगा। मेरी भी तो सुने आप। मैं यहाँ से जाकर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि नंबर 6 मेरे कमरे में आया। 2-4 मिनट हमने बातें की कि अचानक नंबर 6 ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर मुझे दिखाई और कहा कि इसे सूंघो, देखो कितनी प्यारी खुशबू है। मैंने वो शीशी नाक से लगाई, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे होश आया तो मुहाफिज मुझे यहाँ ले आया, नंबर 3 ने रिपोर्ट दी। ओह, तो इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे मेकअप में अपना आदमी मेरे सामने कर दिया, डॉक्टर ने तशवीश ज़रा लहजे में कहा। जी हाँ, मालूम तो यही होता है, नंबर 3 ने कहा। मुझे अब बेहद तशवीश हो गई है कि 2 आदमी हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो न जाने इस वक्त कौन से मेकअप में हो, डॉक्टर ने कहा। जी हाँ, और ये इंतहाई खतरनाक बात है, वो लोग न जाने हमारी ला इल्मी में क्या गुल खिलाएं, नंबर 3 ने कहा।
अब उसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। अब क्या किया जाए? ये तो तकरीबन नामुमकिन है कि सेंटर के मौजूद हर शख्स का मुंह एमोनिया से धुलवाया जाए, डॉक्टर ने सोचते हुए कहा। मेरे ख्याल में वो लोग आपके करीब तर ही रहेंगे, क्योंकि आप पर कब्जा पाने की सूरत में ही वो सेंटर का कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप मोहतात रहें। नंबर 3 ने उसे मशवरा दिया। मैंने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया है, आज के बाद मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। कल अवतार देवता का जश्न जहरीली पहाड़ियों पर होगा। मेरे ख्याल में इमरान की बाकी टीम को वहीं बुलाकर हलाक कर दिया जाए, और जलार को भी, क्योंकि मुझे उस पर भी शक है कि वो असली जलार नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इमरान ने उसकी शक्ल में तब्दीली कर दी है। ज़रूर कोई चक्कर है, डॉक्टर ने कहा। तो फिर अभी जलार को गिरफ्तार कर लिया जाए, नंबर 3 ने तजवीज़ पेश की। नहीं, इस तरह कबीले में बगावत फैल जाएगी और फिर उनकी देखा देखी मुकामी मजदूर भी बिगड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, डॉक्टर ने कहा, और नंबर 3 खामोश रहा। ठीक है, चलो मैं मजीद अहकामात देता हूँ, डॉक्टर ने उसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा, और फिर नंबर 3 उठकर कमरे से चला गया। डॉक्टर ने रिसीवर उठाकर सब चेकिंग स्टाफ को हिदायत की कि अगर उन्हें कहीं भी कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसे फौरन रिपोर्ट दी जाए। इमरान इस वक्त 208 के रूप में मेन पावर प्लांट में मौजूद था। उसने अच्छी तरह हर तरफ का जायजा लिया था। यूरेनियम का जखीरा मखसूस केमिकल से बने हुए शीशा नुमा धात के छोटे छोटे बॉक्स में बंद करके एक खुफिया तहखाने में रखा गया था। इस तहखाने की हिफाजत के लिए जदीद तरीन निज़ाम बरोए अमल लाया गया था, जहाँ खास इजाज़त के बगैर मक्खी भी नहीं घुस सकती थी। इमरान को वहीं ये भी पता चल गया कि यूरेनियम का जखीरा करीबुल ख़त्म है। इमरान को खतरा हुआ कि कहीं मौजूद स्टॉक भी ना भेज दिया जाए। इस तरह सेंटर पर काबू पाने के बावजूद भी वो अपने असल मकसद में नाकाम हो जाएंगे। ड्यूटी से वापस आने के बाद इमरान इस वक्त अपनी झोपड़ी में मौजूद था। झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके उसने अंदरूनी जेब से घड़ी निकाली। मजदूर होने की वजह से वो घड़ी हाथ में नहीं बांध सकता था, इसलिए उसने छुपाकर अंदर जेब में रख ली थी। उसने घड़ी की सुइयां मखसूस हिंसों पर फिट की और विन बटन खींच लिया। चंद लम्हों बाद रास्ता मिल गया। हेलो ब्लैक जीरो, इमरान स्पीकिंग, ओवर, उसने कहा। यस ब्लैक जीरो स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। क्या हो रहा है ब्लैक जीरो, ओवर, इमरान ने पूछा। इमरान साहब, मैं यहाँ एक गार्ड के रूप में फिट हो गया हूँ। गार्ड को मैंने 100 बरोज रेस से ख़त्म कर दिया है, ओवर, ब्लैक जीरो ने रिपोर्ट दी। कोई नई बात, इमरान ने पूछा। इमरान साहब, बाकी टीम यहाँ सेंटर में पहुँच चुकी है। कल रात को खास जश्न हो रहा है जहरीली पहाड़ियों पर। वहाँ अवतार देवता भी दर्शन देगा। एक और लड़की को मुर्दा देवी का मेकअप करके वहाँ देवी के रूप में पेश किया जाएगा, ताकि वेश्यों को काबू में रखा जा सके, ओवर, ब्लैक जीरो ने रिपोर्ट दी। ये जहरीली पहाड़ियाँ कहाँ हैं और अवतार देवता क्या बोला है, ओवर, इमरान ने हैरत से पूछा। मैंने उसका पता चला लिया है। मेन प्लांट के पीछे जंगल में छोटी छोटी पहाड़ियाँ नुमा टेले मौजूद हैं। उन्हें जहरीली पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है, और अवतार देवता कोई अजीबुल फलकत बला का नाम है जो उन्हीं पहाड़ियों में कहीं रहती है, ओवर, ब्लैक जीरो ने रिपोर्ट पेश की। ओह, उसका मतलब है कि टीम के मेंबरान खतरे में हैं, ओवर, इमरान ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। जी हाँ, यहाँ मौजूद लोगों की बातों से तो यही महसूस होता है कि इस बला से कोई फर्द नहीं बच सका, ओवर, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, ऐसा करो कि किसी तरह कैप्टन शकील और सफदर को वहाँ से फरार करा दो। वो मेकअप करके सियाह फार्मों में मिल जाएं, ताकि वो बर वक्त इस बला का मुकाबला कर सकें, ओवर, इमरान ने हुक्म दिया। बेहतर, मैं कोशिश करता हूँ, ओवर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ठीक है, तुम उनसे गुफ्तगू करते हुए H2 का रोग भी धार सकते हो, ताकि वो ज़रा तेज़ हो जाएं, ओवर, इमरान ने कहा। ओके सर, ओवर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा, और फिर बटन दबाकर रास्ता ख़त्म कर दिया। अभी उसने घड़ी जेब में रखी ही थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इमरान ने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक सफ़ेद फार्म मौजूद था। नंबर 208, मेरे साथ चलो, उसने करख लहजे में इमरान से कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान उस सफ़ेद फार्म के पीछे पीछे चलने लगा। वैसे इमरान हैरान था कि क्या चक्कर चल रहा है, उसे क्यों ले जाया जा रहा है। कहीं उसकी तरफ से ये लोग मशकूक तो नहीं हो गए। इमारत के करीब से गुजरते हुए वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के कोने में मौजूद एक छोटे से कमरे में उसे ले जाया गया। वहाँ कमरे में इस वक्त 2 सफ़ेद फार्म मौजूद थे। इमरान ने उन्हें सलाम किया। नंबर 208, कल रात अवतार ऑपरेशन होना है, तुम्हें अपनी ड्यूटी मालूम है,
उनमें से एक ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा, इमरान के तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि उसकी ड्यूटी क्या है, मगर अब अगर वो इनकार करता तो ख्वाह मशकूक हो जाता। इसलिए उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, जी हाँ, ठीक है, तुम जश्न से 1 घंटा पहले तहखाने में पहुंच जाना और होशियार रहना। मशीन ऑपरेट करते वक्त अगर तुमसे जरा सी गलती हो गई तो तमाम मामला धर्म भरम हो जाएगा। इंचार्ज ने उसे तंबीह करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, मुझसे गलती नहीं होगी। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, अब तुम जाओ। इंचार्ज ने उसे हुक्म दिया और इमरान सलाम करके कमरे से बाहर निकल आया। वो मुसलसल सोच रहा था कि क्या ड्यूटी होगी। वैसे उसे इस बात की खुशी हुई थी कि वो भी अवतार जश्न में मौजूद होगा और जाहिर है जो भी ड्यूटी होगी वो इंतहाई अहम होगी, चुनाचे वो अपने साथियों को बचा सकता है। यही सोचता हुआ वो अपनी झोंपड़ी तक पहुंच गया। सफदर, कैप्टन शकील और दीगर साथी एक खास बड़े कमरे में मौजूद थे। ये कमरा लोहे की मोटी मोटी चादरों से तामीर किया गया था। इसका सिर्फ इकलौता दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे की छत पर चंद छोटे छोटे से सुराख थे, शायद ये हवा की गुजरगाह के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद होते ही अपने हाथों के बंद खोल दिए थे। उनके नाखूनों में लगे हुए ब्लेडों ने इस काम में उनकी बेहद मदद की थी। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से निकलने की तजवीज़ सोचनी चाहिए, सफदर ने कहा और सबने उसकी तारीफ की, क्योंकि यहाँ बंद कमरे में पड़े रहने से वो चूहे की मौत भी मारे जा सकते थे। मुख्तलिफ तजवीज़ पर बहस होती रही कि अचानक सफदर के हाथ पर बंधी हुई घड़ी के डायल का एक नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा। जैसे ही नजर पड़ी वो चौंक पड़ा। ट्रांसमीटर कॉल उसके मुंह से निकला और फिर सब लोग हैरान रह गए कि यहाँ कॉल करने वाला कौन हो सकता है। शायद इमरान की कॉल हो, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर ने विंड बटन खींचकर सिलसिला मिला लिया। X2 स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज आई और सफदर समेत तमाम मेंबरान की आंखें हैरत से शिद्दत से फट गईं। आप सर, ओवर। सफदर ने हैरत की शिद्दत से भौंकलाते हुए जवाब दिया, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों मालूम हो रहे हो, ओवर। X2 के लहजे में नरमी थी। सर, दरअसल हम इस बात की तवक्को नहीं रख सकते थे कि आप भी यहाँ मौजूद होंगे, ओवर। सफदर अब समझ चुका था, तुम लोग बुरी तरह फंस चुके हो, इसलिए मुझे खुद हरकत में आना पड़ा, ओवर। X2 ने लापरवाही से जवाब दिया। थैंक यू सर, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, ओवर। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल जहरीली पहाड़ियों पर एक जश्न हो रहा है, तुम सबको वहाँ कत्ल करने का प्रोग्राम है, इसलिए जरूरी है कि तुम जश्न से पहले पहले रिहा हो जाओ, ओवर। X2 ने जवाब दिया, ठीक है सर, यहाँ से रिहा होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ओवर। सफदर ने जवाब दिया, तो मैं अभी तुम्हें आज़ाद कराता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 आदमी, तुम और कैप्टन शकील। बाकी लोग यहीं रहेंगे ताकि मुजरिम जश्न से पहले कोई कार्रवाई न कर सकें, ओवर। X2 ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझे सर, ओवर। सफदर ने जवाब दिया, ठीक है, फिर तैयार रहो, इमरजेंसी मेकअप बॉक्स भी साथ ले लेना, ओवर। X2 ने कहा, वो हमारे पास मौजूद है जनाब, ओवर। सफदर ने कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। X2 ने जवाब दिया और फिर सिलसिला खत्म हो गया। सफदर ने विंड बटन दबाकर रास्ता खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब है कि क्या बाकी लोग कुर्बानी के बकरे हैं, तनवीर ने गुस्से से फिंकारते हुए कहा। नहीं तनवीर, तुम हमेशा मुंफी अंदाज में सोचते हो, तुम लोगों को यहाँ रखने में भी X2 की कोई स्कीम होगी, सफदर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। इससे पहले कि तनवीर कोई जवाब देता, कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक सियाह फार्म हाथ में मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुआ। सफदर और कैप्टन शकील, उसने मुकामी लहजे में इंग्लिश बोलते हुए कहा। सफदर और कैप्टन शकील आगे बढ़े। उसने उन्हें बाहर चलने का इशारा किया और उस सियाह फार्म के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गए। सियाह फार्म ने बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। ये एक तवील गैलरी थी। सियाह फार्म तेजी से एक करीबी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें अंदर दाखिल होने का इशारा किया और फिर सफदर और कैप्टन शकील दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। वो सियाह फार्म भी अंदर दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही सफदर और कैप्टन शकील ठिठक कर रुक गए, क्योंकि वहाँ कुर्सियों पर 2 सियाह फार्म बंधे हुए थे। तुम इन दोनों का मेकअप कर लो, मगर जल्दी करो, मैं बाहर मौजूद हूँ, सियाह फार्म ने सफदर और कैप्टन शकील से कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और वो सियाह फार्म अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन शकील और सफदर मेकअप कर चुके थे। कुर्सियों पर बंधे हुए सियाह फार्मों की आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ के आसार थे। उनके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते थे। सफदर, आपका नाम है? सियाह फार्म ने सवालिया नजरों से कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मेरा नाम है, सफदर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा। ठीक है, अब आपका नाम सुमागो है और आपका नंबर 304 है।
आप मेन सेंटर के मुहाफिज गार्ड हैं, उसने सफदर को हिदायत देते हुए कहा, और फिर उसने कोने में पड़ी हुई एक मशीन गन उठाकर सफदर के हाथ में पकड़ा दी। आपका नाम देगासा है और आपका नंबर 301 है। आप भी सेंटर के मुहाफिज गार्ड हैं। सियाह फाम कैप्टन शकील से मुखातिब हुआ और उसे भी एक मशीन गन दी। सफदर ने जो अब तक सियाह फाम के मुतालिक अंदाजा लगा रहा था आखिर ना रह सका। फिलहाल वक्त नहीं है, बाद में तफसीली तारुफ हो जाएगा। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको ड्यूटी पर पहुंचा दूं। सियाह फाम ने संजीदगी से कहा और फिर वो दोनों उसके पीछे दरवाजे से बाहर निकल आए। मुख्तलिफ गैलरियों से गुजरते हुए वो एक काफ़ी बड़े हॉल में पहुंचे, जहां मुख्तलिफ देव हेजल मशीनें काम कर रही थीं। उस हॉल के दरवाजे पर जाकर सियाह फाम ने उन्हें खड़ा कर दिया। यहाँ तुम्हारी ड्यूटी है अपने नंबर याद रखना और होशियारी से काम करना। एक्स2 तुमको हिदायत देता रहेगा। सियाह फाम ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर वापस मुड़ गया। बस्ती के दरमियानी मैदान में कबीले के तमाम अफराद मौजूद थे। उन सब ने हाथों में नेज़े पकड़े हुए थे। उनके चेहरे जोश और मुसर्रत से मजीद स्याह पड़ चुके थे। एक चबूतरे पर खड़ा होकर जोसेफ तकरीर कर रहा था। उसका लहजा बेहद जोशीला था। इस वक्त उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही जोसेफ है जो सिर्फ शराब पीने और इमरान के अहकाम की तामीर के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त वो वाकई किसी वहशी कबीले का सरदार मालूम हो रहा था। अनकाना देवी के पुजारियों, सुनो, एक नाजुक वक्त आ गया है। आज रात अवतार देवता का जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न एक खास मौके पर मनाया जाता है। ये सफ़ेद फाम लोग न जाने कहाँ से हमारे कबीले में आ पहुँचे हैं। इन्होंने हमारे कबीले के बहुत से लोग न जाने कहाँ कैद कर रखे हैं, जो शेर की जबों में हाथ डालकर चीर देने की ताकत रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हमारी देवी के चहीते गुलाम है। हम हमेशा उनका हुक्म बजा लाते रहे, मगर देखो हमारी देवी इसलिए हमसे रूठ कर चली गई कि उन सफ़ेद फामों से नाराज़ हो गई थी। अब फैसला अवतार देवता के हाथ में है। अगर वो भी रूठ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए होशियार रहना। हमें उन सफ़ेद फामों से अपना इंतकाम लेना है, अपने कड़ियल जवानों का इंतकाम। अगर अवतार देवता ने सफ़ेद फामों के खिलाफ फैसला दे दिया तो तुम सब मेरे इशारे पर इन सफ़ेद फामों पर टूट पड़ना, इनकी बोटियाँ उड़ा देना, ताकि देवी और अवतार देवता हमसे खुश रहें। जोसेफ ने बेहद जोशीली तकरीर की और वो वहशियों को राम करने में कामयाब हो गया। हम अपने सरदार दलार के साथ हैं। सब वहशियों ने नेज़े उठाकर उसकी तायीद की। तो चलो जहरीली पहाड़ियों की तरफ चलो, आज सफ़ेद फामों का फैसला हो जाएगा। जोसेफ ने अपना नेज़ा हिलाते हुए कहा और फिर तमाम कबीला जोशीले नारे लगाता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। घने दरख्तों से गुजरते हुए काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक साफ कुत्ते में पहुंच गए। यहाँ बेशुमार छोटे बड़े टीले मौजूद थे। इन टीलों को जहरीली पहाड़ियों का नाम से पुकारा जाता था। जहरीली पहाड़ियों के करीब पहुंचकर तमाम कबीला एक तरफ हो गया। थोड़ी देर बाद एक तरफ से सफ़ेद फाम पहाड़ियों की तरफ आते नजर आए। उनके साथ स्याह फाम गार्ड भी थे, जिन्होंने हाथों में मशीन गनें पकड़ी हुई थी। दरमियान में इमरान की टीम के बकाया मेंबर थे, जिनके हाथ कुछ पर बांधे गए थे। वो सब लोग जहरीली पहाड़ियों के करीब आकर रुक गए। बंधे हुए लोगों को उन्होंने एक टीले पर बिठा दिया। डाककर जो सबसे आगे था वो एक टीले पर चढ़ा और फिर उसने बुलंद आवाज से अवतार देवता और अनकाना देवी का नारा लगाया और फिर नीचे उतर आया। ये जश्न शुरू होने का ऐलान था। डाककर के जवाब में तमाम कबीले ने बुलंद आवाज से नारे लगाने शुरू कर दिए। वो जोश से उछल रहे थे। इमरान कबीले के अफराद के पहुंचने से 1 घंटा कबल जहरीली पहाड़ियों के नीचे बने हुए एक तहखाने में पहुंच चुका था। यहाँ एक बड़ी मशीन थी, जिसका हैंडल एक आदमी को मुसलसल चलाना पड़ता था और उस हैंडल को चलाने के लिए ड्यूटी इमरान के सुपुर्द थी। इमरान ने ब्लैक जीरो से वॉइस ट्रांसमीटर पर तमाम प्रोग्राम सेट कर लिया था। वो आज ही इस केस को ख़त्म कर देना चाहता था। सफदर और कैप्टन शकील की ड्यूटी उसने यूरेनियम स्टोर के बाहर लगाई थी। उसने सेंटर में मौजूद तकरीबन तमाम स्याह फामों को सफ़ेद फामों के खिलाफ भड़का दिया था और वो सब इमरान को अपना साथी समझकर उसका कहा मानने पर राजी हो गए थे। अब सिर्फ जश्न शुरू होने का इंतजार था। तहखाने में एक सफ़ेद फाम भी मौजूद था, जो शायद उस ऑपरेशन का इंचार्ज था। दीवार में लगी हुई एक बहुत बड़ी मशीन के ऊपर फिट स्क्रीन पर जहरीली पहाड़ियों का तमाम मंजर नजर आ रहा था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर वो दूर एक कोने में चला गया। इस तहखाने में इस सफ़ेद फाम और इमरान के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था और वो सफ़ेद फाम इस स्क्रीन पर बाहर का मंजर देखने में माहूर था। इमरान ने दूर एक कोने में जाकर अंदरूनी जेब से ट्रांसमीटर वॉच निकाली और फिर उसका विंड बटन खींच लिया। विंड बटन खींचते ही उसके डायल का एक हिस्सा शुरू हो गया। उसने उसे मुंह से लगा लिया।
हेलो, इमरान स्पीकिंग, ओवर। उसने इंतहाई मध्यम आवाज में कहा। ब्लैक जीरो, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। प्रोग्राम तैयार है, ओवर। इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, सफदर और कैप्टन शकील दोनों की ड्यूटी स्टोर पर लगा दी है। मैं खुद असले के स्टोर पर मौजूद हूँ। जोसेफ ने भी कबीले को तैयार कर लिया है, ओवर। ब्लैक जीरो ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, मैं काशन दूंगा, दस्ती मंगा, ओवर। इमरान ने जवाब दिया। ओके सर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर विन बटन दबाकर घड़ी जेब में डाल ली। वो सफेद फार्म अभी तक उस स्क्रीन के मंजर में खोया हुआ था। इमरान दोबारा मशीन की तरफ बढ़ गया। जहरीली पहाड़ियों के गिर्द वहशियों का हुजूम इकट्ठा था। जोसेफ भी सफेद फार्मों के करीब खड़ा नेजा लहरा रहा था। सफेद फार्म ने एक बटन दबा दिया और फिर तहखाने में पहाड़ियों पर होने वाली तमाम गुफ्तगू नशर होने लगी। तैयार हो जाओ, काम शुरू होने वाला है। सफेद फार्म ने डॉक्टर का हाथ ऊंचा उठते देखकर इमरान से कहा। ये शायद इनका मखसूस इशारा था। इमरान ने मशीन के हैंडल पर हाथ रख दिया। वैसे वो इस पोजीशन में खड़ा था कि स्क्रीन को बखूबी देख सकता था। कमरे में डॉक्टर की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। अवतार देवता, अपने दर्शन दो। अनकाना देवी, अपने दर्शन दो। हम तुम्हारे रहम के तलबगार हैं। डॉक्टर महापुजारी की हैसियत से गड़गड़ा रहा था। अचानक डॉक्टर ने अपना उठाया हुआ हाथ नीचे कर लिया। मशीन चलाओ, सफ़ेद फार्म चीखा और इमरान ने जोर जोर से हैंडल चलाना शुरू कर दिया। मशीन में जिंदगी जाग उठी। वो हैंडल चलाता रहा और फिर स्क्रीन पर नजर आने वाली पहाड़ियों को उसने फटते देखा और आहिस्ता आहिस्ता एक इंतहाई खौफनाक जानवर बाहर निकल रहा था। एक अजीबोगरीब जानवर, 4 टांगों पर मौजूद जानवर, जिसका गालनुमा मुहीब दहाना दूर से नजर आ रहा था। उसकी आंखें उसके माथे पर होने की बजाय उसके 2 लंबे लंबे कानों के सरों पर चमकती हुई नजर आ रही थी। उस जानवर के नजर आते ही तमाम वहशी सजदे में गिर गए। अवतार देता, रहम करो। अवतार देता, रहम करो। वो सब बुलंद आवाज से चिल्ला रहे थे। जब वो हैबतनाक जानवर पूरी तरह बाहर निकल आया तो एक अजीब मंजर नजर आया। पास के जंगल से अचानक एक खूबसूरत लड़की, जिसकी शक्ल अनकाना देवी जैसी थी, बड़ी तेजी से चलती हुई उस तरफ बढ़ी जिधर वो जानवर खड़ा था। वेशियों ने उसे देखकर एक बार फिर नारे लगाने शुरू कर दिए। देवी आ गई, देवी आ गई। वो औरत जिस पर शायद पहली देवी का मेकअप किया गया था, उस जानवर के सामने आकर खड़ी हो गई। जानवर बेहिस्सो हरकत खड़ा था। इस औरत ने खड़े होकर अपने हाथ बुलंद किए और फिर उसने बोलना शुरू किया। मेरे पुजारियों, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। तुमने मेरी तौहीन की है, मुझे भीख नहीं मिली। अपने सरदार जलार और उन बाहर से आए हुए आदमियों को अवतार देवता की भीख चढ़ा दो, वरना अवतार देवता और मैं तुम सब से हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। जल्दी करो, अब भी वक्त है, देवी ने कहा और फिर वहशी जोसेफ की तरफ मुड़ गए। उनके चेहरों पर गुस्से के आसार थे। इमरान ने देखा कि अब वक्त नाजुक है तो उसने अचानक जेब से एक रिवॉल्वर निकाला और इससे पहले कि वो सफ़ेद फार्म जो स्क्रीन के मंजर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था बाखबर होता, उसने उस पर फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और गोली उस सफ़ेद फार्म की पूंछ में घुस गई। वो उलटकर मेज पर जा पड़ा। इमरान ने एक फायर और किया और फिर भागकर कोने में रखी हुई एक बड़ी मशीन का हैंडल जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। वो हैंडल चला रहा था। उसके हैंडल घुमाते ही अचानक पहाड़ी की वो जगह फट गई जहाँ वो देवी मौजूद थी। चुनाचे वो औरत उस दरमियानी खला में गिर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। चेहरे पर खौफ व हिरास के तासुरात उमड़ आए। अवतार देवता पीछे खामोश खड़ा देखता रहा, क्योंकि वो तो मशीन ही था। डॉक्टर की इजाद वेशियों को खौफजदा करने के लिए। देवी के गिरते ही मजमे पर खौफ व हिरास छा गया। डॉक्टर पोजीशन देकर घबरा गया। वो बेइख्तियार देवी की तरफ भागा, मगर दूसरे ही लम्हे जोसेफ का नेजा बुलंद हुआ और फिर वो बिजली की तरह डॉक्टर की तरफ आया, मगर डॉक्टर झुकाई दे गया। वो चीख रहा था, अवतार देवता को चलाओ, अवतार देवता को चलाओ। शायद वो उस सफ़ेद फार्म को कह रहा था जिसे इमरान ने पहले ठंडा कर दिया था। इससे पहले कि इमरान कुछ करता, डॉक्टर जो तेजी से भागता हुआ अवतार देवता की तरफ बढ़ रहा था और दूसरे लम्हे वो अवतार देवता के गालनुमा मुंह में छलांग लगा चुका था। अब वो गायब था। अनकाना के पुजारियों, देखो, देवता ने सया फार्म को खा लिया है। तुम भी सफ़ेद फार्म लोगों को खा जाओ, यही देवता की मर्जी है। जोसेफ ने इस मौके से फायदा उठाते हुए चीख कर कहा और उसका ये हरबा कारगर रहा। वेशियों ने अपनी आंखों से देखा था कि सफ़ेद फार्म आका अवतार देवता के मुंह में चला गया है। चुनाचे वो नारा लगाते हुए बाकी बचे हुए सफ़ेद फार्मों पर पल पड़े। मशीन गनों के मुंह खोल दिए गए और फिर वहाँ चीखों पुकार का एक तूफान बर्पा हो गया।
मगर 10-12 सफेद फार्म वेश्यों के हजूम का कब तक मुकाबला करते। वेश्यों ने उन्हें नेज़ों पर ले लिया। जोसेफ ने भागकर टीम के बाकी मेंबरों के हाथ खोले और फिर वो सब जोसेफ की रहनुमाई में उस झाड़ी की तरफ भागे जहां सेंटर के अंदर जाने का रास्ता था। इमरान ने डॉक्टर को यूं इस अफियत के मुंह में गायब होते देखा तो वो समझ गया कि डॉक्टर उसके मुंह से होता हुआ सेंटर में पहुंच जाएगा। चुनाचे वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और फिर वो भागता हुआ मेन प्लान की तरफ भागा। उसने पैंट की जेब से एक दस्ती बम निकाला और दीवार से दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सेंटर में भी वेश्यों के नारे गूंज उठे। इमरान जैसे ही एक गैलरी में मुड़ा, उसकी मुठभेड़ डॉक्टर से हो गई जो एक कमरे से निकल रहा था। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने इमरान पर फायर खोल दिया मगर इमरान तड़प कर एक सतून की ओट में हो गया। एक दफा वो बाल बाल बचा था। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो सैकड़ों गोलियां उसके जिस्म में घुस चुकी होती। डॉक्टर ने जब वार खाली होते देखा तो वो झपट कर एक कमरे में घुस गया। इमरान भी उसके पीछे भागा मगर वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर चुका था। इमरान के पास इतना वक्त नहीं था कि वो दरवाजा तोड़ने की सोचता। चुनाचे वो आगे बढ़ता चला गया। उसे हर कीमत पर स्टोर को बचाना था जहां यूरेनियम मौजूद था। पूरा सेंटर गोलियों और धमाकों से गूंज रहा था। सेंटर में मौजूद बेशुमार सफेद फार्म मुकाबलों पर उतर आए थे। इमरान तेजी से भागता हुआ स्टोर रूम के करीब पहुंचा। सफदर और कैप्टन शकील वहां मौजूद थे। वो मशीन गन हाथों में उठाए चौकन्ने खड़े थे। उन्होंने जब इमरान को जो एक सियाह फार्म के रूप में था अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने मशीन गन का रुख उसकी तरफ कर दिया। ठहरो, मैं इमरान हूँ। इमरान चीखा और वो दोनों उछल पड़े। कोई भी स्टोर रूम के करीब आए उसे गोली मार देना। इमरान ने उन्हें हुक्म दिया और आगे बढ़ गया। जल्द ही वो असला खाने के करीब पहुंच चुका था। वहां काफी तादाद में सियाह फार्म मौजूद थे और ब्लैक जीरो अंदर से असला निकाल कर उन्हें तकसीम कर रहा था। तुम कंट्रोल करो, मैं डॉक्टर के पीछे जाता हूँ, इमरान ने चीख कर कहा और फिर वापस मुड़ गया। वो हर कीमत पर डॉक्टर को पकड़ना चाहता था। दरअसल प्रोग्राम खिलाफ तवक्को बदल गया था। इमरान का प्रोग्राम था कि वो लोग जश्न मनाते रहेंगे और यहाँ सेंटर पर कब्जा कर लिया जाएगा। फिर डॉक्टर वगैरह को गिरफ्तार करने में आसानी हो जाएगी। मगर डॉक्टर के यूं अवतार देवता के मुंह में छलांग लगा देने से तमाम प्रोग्राम धर्म भरम हो गया। वो भागता हुआ उधर बढ़ा जिधर मेन प्लान मौजूद था। मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे डॉक्टर नजर आ गया जो एक मशीन के करीब खड़ा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही उसने मुड़कर देखा और इससे पहले कि इमरान उस पर फायर करता डॉक्टर ने एक बटन दबा दिया और फिर इमरान और डॉक्टर के दरमियान एक शीशे की दीवार बन गई। इमरान ने फायर किया मगर गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। डॉक्टर का फातिहाना गेटा गुंजा। दीवार और छत के दरमियान एक मामूली सी दर्स मौजूद थी। वो इमरान वहां से गोली तो नहीं मार सकता था मगर आवाज तो यकीनन बाहर पहुंच जाती थी। इमरान ने इधर उधर देखा मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जहां से वो डॉक्टर तक पहुंच सकता। डॉक्टर इत्मीनान से मशीन के बटन ऑन करने लगा। इमरान एक लम्हे के लिए सोचता रहा। दूसरे लम्हे उसने जेब से एक दस्ती बम निकाला और फिर उसकी पिन खींचकर उसने उस शीशे की दीवार पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार के परखच्चे उड़ गए। दीवार शायद बम के आइडिया को सामने रखकर नहीं बनाई गई थी। दीवार के टूटते ही इमरान ने डॉक्टर पर छलांग लगा दी मगर डॉक्टर कोने में मौजूद एक दरवाजे से गायब हो चुका था। इमरान भागता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर जब वो उस दरवाजे से होता हुआ उस कमरे में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा खाली था। अब वो इधर उधर देख रहा था कि उसकी पुश पर मौजूद दरवाजा खटाक से बंद हो गया। अब इमरान कमरे में महसूस हो चुका था। मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये तमाम सेंटर डायनामाइट से तबाह हो जाएगा और ये कमरा तुम्हारी कवर बन जाएगा। डॉक्टर की आवाज कमरे में गूंजी। इमरान ने मतोश नजरों से इधर उधर देखा मगर कमरे से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब तो उसके पास बम भी खत्म हो चुके थे। कमरे की ठोस दीवारें और बंद फुलादी दरवाजा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। तमाम सेंटर में क़यामत का मंजर था। जोसेफ की सरकर्दगी में तमाम कबीला सेंटर में दाखिल हो चुका था और हर तरफ मौत का बाजार गर्म था। कैप्टन शकील और सफदर भी उस क़यामत की लपेट में आ चुके थे। सफेद फार्मों के एक ग्रुप ने जो जदीद तरीन असले से लैस था स्टोर रूम पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सफदर और कैप्टन शकील ने फायर खोल दिया। वो दोनों सतूनों की आड़ से फायरिंग कर रहे थे। अचानक उन्हें स्टोर रूम के अंदर से फटाफट की आवाजें सुनाई दी जैसे कोई अंदर मौजूद हो। ये उनके लिए इंतहाई नाजुक मसला था। उन्होंने हर कीमत पर स्टोर को बचाना होगा मगर अब वो बाहर से निपटते या अंदर का ख्याल करते।
उन पर इतनी बेतहाशा फायरिंग हो रही थी कि वो सतून की आड़ से निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अचानक सफेद फार्मों की पूंछ पर एक दस्ती बम फटा और फिर चीखों के साथ ही सामने से होने वाली फायरिंग रुक गई। दूसरे लम्हे आड़ में से चंद सियाफाम बाहर निकल आए। उनके हाथों में मशीन गनें थी। तुम कैसे हो सफदर और कैप्टन शकील? एक कवि हेकल सियाफाम ने जिसके हाथ में मशीन गन थी उनके करीब आकर पूछा, और ये दोनों शदीद रह गए क्योंकि ये X2 की आवाज़ थी। हम ठीक हैं सर, मगर अंदर से स्टोर रूम से खटपट की आवाज़ें आ रही हैं। कैप्टन शकील ने संभल कर जवाब दिया। ओह, फौरन अंदर जाओ, ये ना हो कहीं बेखबरी में मुजरिम स्टोर ही साफ कर जाएं, X2 ने सख्त लहजे में कहा। कैप्टन शकील ने दरवाजे की तरफ रुख करके फायर खोल दिया, मगर जैसे ही दरवाजे से गोली टकराती एक शोला सा कूदता और गोली पिघलकर दरवाजे की दहलीज पर गिर जाती। ओह, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सफदर ने कहा। अब क्या करें, अंदर तो काफी लोग मौजूद हैं, कैप्टन शकील ने कहा। किसी तरह इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खत्म कर दिया जाए तब काम बन सकता है, सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कैप्टन शकील एक लम्हे तक सोचता रहा, फिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई। तुम यहाँ ठहरो सफदर, मैं पावर प्लांट बंद कर दूँ, शकील ने कहा। पावर प्लांट कहाँ है? सफदर ने पूछा, मगर कैप्टन शकील आगे बढ़ गया था। वो तेजी से एक तरफ दौड़ा जा रहा था। इस वक्त जबकि सियाफाम उसे यहाँ ले आ रहा था, उसने दरवाजे के सामने पावर प्लांट की तस्वीर देखी थी। वो तकरीबन भागता हुआ पावर प्लांट की तरफ बढ़ा। उसे एहतियात जरूर करनी पड़ रही थी क्योंकि सेंटर में बेतहाशा गोलियां चल रही थी। सफ़ेद फार्म वहाँ काफ़ी तादाद में थे और उसके अलावा काफ़ी तादाद में सियाफाम भी उनकी हिमायत में लड़ रहे थे। बहरहाल वो बचता बचाता पावर प्लांट तक पहुँच गया। पावर प्लांट के सामने सफ़ेद फार्म डटे हुए थे। उन्होंने बाकायदा आड़ ले रखी थी। वैसे पावर प्लांट का दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर मशीनें चल रही थी। सफ़ेद फार्मों ने शायद पावर प्लांट को दफाई मरकज़ बना रखा था। कैप्टन शकील चंद लम्हे एक सतून की आड़ में होकर हालात का जायजा लेता रहा। फिर उसने एक नफ्सियाती दाव आजमाने का फैसला किया। वो सतून की आड़ से निकला और बड़े एतमाद से कदम उठाता हुआ पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लगा। कौन हो तुम, रुक जाओ, पावर प्लांट के करीब आड़ से एक आदमी ने उसे डांट कर कहा, और दूसरे लम्हे एक गोली उसके कान के करीब से होकर गुजर गई। बॉस कहाँ है? मुझे बॉस से मिलने दो, मैं एक खास खबर लेकर आया हूँ। कैप्टन शकील रुका नहीं बल्कि बड़े एतमाद से आगे बढ़ता रहा। बॉस यहाँ नहीं है। अचानक एक सफ़ेद फार्म ने एक सतून की आड़ से निकलकर उसके सीने पर मशीन गन की नारी लग दी। गन फेंक दो, उसने कड़कते हुए कहा, और कैप्टन शकील ने एक लम्हा दिए बगैर गन फेंक दी। तुम यहाँ क्यों आए हो और कौन हो? उसी सफ़ेद फार्म ने पूछा। लहजा बेहद तलख था। मुझे फौरन बॉस के पास ले चलो वरना हम सब तबाह हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने मुकामी ज़बान में जवाब दिया। उसके लहजे से बेपनाह परेशानी जाहिर हो रही थी। चलो अंदर, सफ़ेद फार्म ने उसे अंदर चलने के लिए कहा और फिर वो सफ़ेद फार्म की रहनुमाई में हॉल के अंदर दाखिल हो गया। हॉल के दरमियान में एक मेज़ के गिर्द चार सफ़ेद फार्म बड़ी परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। उनके एहसास पर बेचैनी तारी थी। एक सियाह फार्म को यूं मशीन गन की नाल पर अंदर आते देखकर वो चौंकर खड़े हो गए। क्या बात है, ये कौन है? उनमें से एक ने पूछा। लहजा बेहद साफ था। उसी लम्हे खतरे के अलार्म से पूरा हॉल गूंज उठा। ये सफ़ेद फार्म जो कैप्टन शकील की पूंछ पर खड़ा था, उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला था कि कैप्टन शकील चीते जैसी फुर्ती से मुड़ा, और फिर पलक झपकने में वो सफ़ेद फार्म कैप्टन शकील के हाथों पर उठता चला गया। दूसरे लम्हे उस सफ़ेद फार्म को उन चारों पर दे मारा। हॉल में इन चार अफराद के अलावा दो और मुहाफिज भी थे। इससे पहले कि वो सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते, कैप्टन शकील ने एक जम लगाया और दूसरे लम्हे उसने इन चारों में से एक सफ़ेद फार्म को झुककर आगे कर लिया। दोनों मुहाफिजों ने उसी असना में फायर कर दिया, मगर एक गोली इस सफ़ेद फार्म को चाड़ गई जो कैप्टन शकील के आगे था। कैप्टन शकील ने उसे दूसरे पर धकेल दिया। फिर वहाँ इंतहाई तेज जंग छिड़ गई। कैप्टन शकील की फुर्ती काबिले दीद थी। वो बिजली की तरह तड़प रहा था। उसने मुहाफिजों को इतना वक्फा ही नहीं दिया कि वो उस पर फायर कर सकें। आखिर चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद वो उनके हाथों से मशीन गनें गिराने में कामयाब हो गया। उसकी कोशिश में कामयाब होते ही उसने पैंतरा बदला और इस बार उसके दाएं हाथ के कंगन ने काम दिखाना शुरू कर दिया। कंगन की कुंडी खींचने से उसमें छुपा हुआ तेज ब्लेड बाहर निकल आया था और फिर कमरे में लगातार चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। सिर्फ चंद लम्हों में वो चार आदमियों को ख़त्म कर चुका था। पावर प्लांट के बाहर सियाह फार्मों ने हमला कर दिया था, इसलिए बाहर मौजूद मुहाफिज बुरी तरह उलझ गए थे। दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने एक झटके से बड़ी मेज़ उठाई और फिर उसने वो मेज़ पावर प्लांट के मेन मशीन पर पूरी कुव्वत से दे मारा। फौलादी मेज़ के जोरदार झटके से वो मेन मशीन के डायल और पुर्जे टूट गए
और दूसरे लम्हे हॉल में तारीकी छा गई। फिर लगातार धमाके होने लगे। पहला धमाका ही काफी जोरदार था, पूरा हॉल हिल गया था। कैप्टन शकील ने बाहर छलांग लगा दी। फिर वो भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि एक जोरदार धमाका हुआ और पावर प्लांट की तमाम इमारत के पत्थर उड़ गए। कैप्टन शकील भागता हुआ अंदाजे से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। अंदाजे से जब उसने समझा कि स्टोर रूम आ गया है तो उसने सफदर को आवाज़ें देनी शुरू कर दी, मगर वहाँ घुप अंधेरे में सफदर की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो शदीद परेशानी के आलम में नाच कर रह गया। ब्लैक ज़ीरो इमरान और डॉक्टर की तलाश में दीवानावार फिर रहा था, मगर ये दोनों गायब थे। मुख्तलिफ कमरों से गुजरता हुआ आखिर वो उस हॉल में पहुंच गया जहां इमरान ने बम मारकर शीशे की दीवार तोड़ दी थी। टूटी हुई दीवार और फर्श पर पड़ी हुई दबीज शीशे की खिड़कियों से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ कोई झड़प हुई है। अचानक उसे हल्की सी टिक टिक की आवाज़ें आने लगी। ये कोने के फुलादी दरवाजे के अंदर से आ रही थी। दरवाजे के बाहर एक सुर्ख रंग का हैंडल मौजूद था। ब्लैक ज़ीरो तेजी से आगे बढ़ा। उसने वो हैंडल खींच लिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुलता चला गया और फिर उससे पहले कि वो संभलता, एक सियाह फार्म उससे टकरा गया। ये इमरान था, लेकिन क्योंकि वो मेकअप में था और ब्लैक ज़ीरो ने उसका ये मेकअप नहीं देखा था, इसलिए वो तो उसे पहचान न सका। मगर इमरान ने उसे पहचान लिया क्योंकि ब्लैक ज़ीरो ने गार्ड का मेकअप उसके सामने किया था। ताहिर फौरन भागो, अभी पूरा सेंटर डायनामाइट से उड़ जाएगा, इमरान ने बाहर की तरफ भागते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो हैरत से उसके पीछे भागने लगा। मगर इमरान साहब, वो यूरेनियम, उसने घबराते हुए ऊंची आवाज़ में पूछा। जहन्नुम में जाए यूरेनियम, पहले मुझे अपनी टीम को बचाना है। इमरान एक गैलरी में पहुंच चुका था और ब्लैक ज़ीरो उस परेशानी और अफरा तफरी के आलम में होने के बावजूद इमरान की अजमत का कायल होने पर मजबूर हो गया कि जिस मकसद के लिए इतना बखेड़ा पड़ा, वो टीम की खातिर उसे भी छोड़ने पर आमादा हो गया। इमरान साहब, फिर खतरे के सायरन बजा देना चाहिए। ब्लैक ज़ीरो ने राय पेश की। कहाँ है अलार्म? इमरान ने बेताबी से पूछा। उधर मेरे पीछे आइए। ब्लैक ज़ीरो एक तरफ मुड़ गया और फिर वो एक दूसरे के पीछे भागते हुए एक कमरे में घुस गए। यहाँ भी मशीनें मौजूद थीं। इस हॉल के एक कोने में एक केबिन बना हुआ था। ब्लैक ज़ीरो तेजी से उस केबिन में घुस गया। केबिन खाली था, वहाँ कोई आदमी नहीं था। उसने मेज के करीब पड़ी एक छोटी सी मशीन का बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे सायरन की जोरदार आवाज़ों से माहौल गूंज उठा। अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, जल्दी करो, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा। बाहर कहाँ? सेंटर से बाहर या इन कमरों से बाहर? ब्लैक ज़ीरो ने गड़बड़ा कर कहा। इन कमरों की जांच से तो बाहर निकलो, मैं अपनी टीम को काशन देना चाहता हूँ, इमरान ने झंझना कर कहा। और फिर वो दोनों भागते हुए मुख्तलिफ कमरों से गुजरते हुए बाहर मैदान में पहुँचे। मगर उसी लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर पूरे सेंटर में तारीकी छा गई। फिर लगातार धमाके होने लगे। इमरान ने फुर्ती सी जेब में हाथ डाला और फिर दूसरे लम्हे उसने एक छोटा सा कैप्सूल निकालकर ज़मीन पर दे मारा। कैप्सूल ज़मीन पर लगते ही एक सुर्ख रंग की शुआ उसमें से निकली और आतिशबाजी की हवाओं की तरह वो आसमान की तरफ बुलंद होती चली गई। लेकिन ऊपर छत थी, इसलिए छत से टकराकर वो बिखर गई। तुम बाहर जाओ, मैं स्टोर की तरफ जाता हूँ, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा। मगर ब्लैक ज़ीरो ने कुछ कहना चाहा। जो मैं कहता हूँ वो करो, इमरान भेड़िए की तरह घुर्राया और ब्लैक ज़ीरो उस तरफ भाग पड़ा जिधर झाड़ी के जरिए बाहर निकलने का रास्ता था। इमरान अंधेरे में अंदाजे से भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। अब सेंटर में खामोशी तारी थी, कहीं कोई फायर नहीं हो रहा था। शायद सायरन की आवाज़ सुनकर सब लोगों ने भागने के मुतालिक ही सोचा था। जल्द ही वो स्टोर रूम के करीब पहुंच गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि स्टोर रूम किधर है। अब उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थीं। चुनाचे उसने देख लिया कि स्टोर रूम का फुलादी दरवाज़ा खुला हुआ है। वो एक लम्हे रुके बगैर अंदर घुसता चला गया और फिर ये देखकर हैरान रह गया कि स्टोर रूम में पड़ी हुई पेटियां, जिनमें वो छोटे छोटे बॉक्स भरे हुए थे जिनमें यूरेनियम था, गायब थे और स्टोर खाली पड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो वापस भागता, उसने हॉल के कोने में हरकत देख ली। ये कोई आदमी था जो अब गुम हो चुका था। इमरान उधर भागा और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ कोने में एक दरवाज़ा मौजूद था जो खुला हुआ था। अब एक तवील सुरंग नजर आ रही थी। वो अंधाधुंध उस सुरंग में भागता चला गया। उससे काफ़ी दूर एक और आदमी भी सुरंग में भाग रहा था। इमरान को शक पड़ा कि ये डॉक्टर होगा, चुनाचे वो उसके पीछे भागता रहा। जल्द ही सामने उसे धीमी धीमी रोशनी नजर आई और फिर जिस वक्त वो वहाँ पहुँचा तो ये एक काफ़ी बड़ा सुराख था। वो उस सुराख से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उसी अवतार देवता के मुंह से बाहर निकल आया है।
जो अब भी जहरीली पहाड़ियों पर साकित खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ रोशनी थी और फिर उसने आगे भागने वाले को पहचान लिया। वो वाकई डाककर था, जो एक छोटी सी पेटी कांधे पर उठाए जंगल की तरफ भाग रहा था। उसने जेब से सोवरेज वाला रिवॉल्वर निकाला और फिर उसने भागते हुए डाककर पर फायर कर दिया। एक तेज शुआ उसमें से निकली और दूसरे लम्हे उसने डाककर को लड़खड़ाकर गिरते देख लिया। शुआ उसे खत्म कर चुकी थी। इमरान भागता हुआ डाककर के करीब पहुंचा। डाककर खत्म हो चुका था। इमरान जानता था कि अब जल्दी डाककर का जिस्म माया में तब्दील होकर गायब हो जाएगा। चुनाचे उसने मुर्दा डाककर की तरफ तवज्जो देने की बजाय झपट कर वो पेटी उठाई और फिर उस तरफ भाग पड़ा जिधर डाककर जा रहा था। एक दरख्त की ओर से निकलते ही उसे एक छोटे से दरख्तों से खाली कते में एक काफी बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आ गया। हेलीकॉप्टर के गिर्द दो सफेद पाम हाथों में मशीन गनें उठाए पहरा दे रहे थे। इमरान ने वो पेटी वहीं दरख्त के जड़ के करीब रखी और फिर फुर्ती से दरख्त के ऊपर चढ़ता चला गया। यहाँ पर दरख्त एक दूसरे से यूं मिले हुए थे कि वो बआसानी बंदरों की तरह छलांगे लगाता हुआ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर और दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त की तरफ बढ़ता चला गया। वो जल्द ही आखिरी दरख्त के करीब पहुंच गया। सफ़ेद पाम मशीन गनें उठाए सामने देख रहे थे। उन्होंने दरख्तों की तरफ तवज्जो नहीं दी। या तो परेशानी में उन्होंने पत्तों और टहनियों के शोर को नहीं सुना था, या उन्होंने सोचा होगा कि बंदर वगैरह दरख्त पर होंगे। आखिरी दरख्त के करीब पहुंचकर अब वो दोनों इमरान के 100 रेस वाले रिवॉल्वर की रेंज में थे, इसलिए इमरान ने बगैर वक्त ज़ाया किए फायर कर दिए। दूसरे लम्हे वो दोनों ज़मीन पर ढेर हो चुके थे। इमरान चंद लम्हों दरख्त पर बैठा इंतजार करता रहा कि शायद हेलीकॉप्टर में कोई शख्स मौजूद हो, मगर जब कोई बाहर नहीं निकला तो वो समझ गया कि यहाँ यही दो आदमी थे। चुनाचे वो फुर्ती से दरख्त के नीचे उतर आया। नीचे उतरकर वो तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। उसने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर यूरेनियम की पेटियों को एक दूसरे के ऊपर चुना गया था। इमरान वापस मुड़ा और फिर वो तेज़ी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा जहाँ उसने वो पेटी रखी थी। वहाँ से उसने वो पेटी उठाई और उसे भी ले जाकर हेलीकॉप्टर के अंदर रख दिया। वो डाककर का प्रोग्राम समझ गया था। इस तमाम हंगामे में डाककर ने यही किया था कि इस खुफिया सुरंग के जरिए तमाम पेटियां उठाकर हेलीकॉप्टर में लाद दी। अब वो आखिरी पेटी ला रहा था कि अगर इत्तेफाक से इमरान बर वक्त ना पहुंच जाता तो वो यूरेनियम लेकर इस हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो जाता और इमरान सिर्फ हाथ मलता रह जाता। इस वक्त ये हेलीकॉप्टर दुनिया का कीमती तरीन खजाना लिए खड़ा था। इमरान को यूरेनियम की तरफ से इत्मीनान था, तो उसने अंदरूनी जेब से ट्रांसमीटर वॉच निकाली और फिर विंड बटन खींचकर ब्लैक जीरो से राब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद राब्ता मिल गया। इमरान स्पीकिंग, ओवर। राब्ता मिलते ही इमरान ने कहा, ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो, ओवर। इमरान ने पूछा। मैं सेंटर से बाहर निकल आया हूँ और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि टीम के तमाम मेंबरान इस वक्त सेंटर से बाहर हैं। मैं एक दरख्त पर मौजूद इन लोगों को चेक कर रहा हूँ। ये बस्ती के करीब खड़े हैं। नुमानी, तनवीर और सफदर जख्मी हैं। जोसेफ ठीक है। शायद वो सब लोग आपकी तरफ से बेहद परेशान हैं, ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। अच्छा, इस खुशखबरी पर मैं दारुल हुकूमत में तुम्हें स्पेशल डिनर खिलवाऊंगा। फिलहाल तुम ऐसा करो कि जहरीली पहाड़ियों से दाएं हाथ पर जंगल में तकरीबन 500 गज के फासले पर पहुंच जाओ। मैं यहाँ मौजूद हूँ बमा यूरेनियम के जखीरे के, ओवर। इमरान ने उसे हिदायत दी। ओके, मैं आ रहा हूँ, ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑन, इमरान ने कहा और फिर विंड बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसने घड़ी की सुइयां एक बार फिर मखसूस हिस्सों पर फिट की और विंड बटन दोबारा खींच लिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, सफदर स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की नकाहत से बड़ी आवाज़ सुनाई दी। X2, ओवर। इमरान ने X2 के लहजे में कहा। ओह सर, आप कहाँ हैं? इमरान साहब गायब हैं, ओवर। सफदर ने परेशानी के लहजे में कहा। इमरान ठीक है, टीम का हाल सुनाओ। कोई आदमी सेंटर में तो नहीं रह गया, ओवर। इमरान ने पूछा। नो सर, सिवाय इमरान साहब के बाकी सब बाहर निकल आए हैं। मखसूस काशन मिलते ही सब ने बाहर का रुख किया था। नुमानी, मैं और तनवीर जख्मी है, मगर ज़्यादा शदीद नहीं, ओवर। सफदर ने कहा। अच्छा ठीक है, इमरान अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और फिर विंड बटन दबा दिया। सामने से ब्लैक जीरो उसे आता हुआ नजर आ गया था। उसके करीब आने पर इमरान ने कहा, ब्लैक जीरो तुम हेलीकॉप्टर में बैठो। ख्याल रखना ये इस वक्त दुनिया का इंतहाई कीमती हेलीकॉप्टर है। मैं टीम को लेकर अभी आता हूँ। इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा और फिर बस्ती की तरफ बढ़ गया। अभी वो चंद कदम ही बढ़ पाया था कि एक इंतहाई होलनाक गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई पहाड़ फट गया हो।
پھر ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا، عمران زمین پر گر پڑا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے، مگر چونکہ وہ صاف قطع میں تھا اس لیے ان درختوں کی زد میں آنے سے بچ گیا، اور پھر سامنے دور سے آگ کی دیوار بلند ہوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ شاید پورا سینٹر تباہ ہو گیا تھا۔ جب ذرا سکون ہوا تو عمران اٹھا اور پھر ٹوٹے ہوئے درختوں کے تنوں کو پھلانگتا ہوا بستی کی طرف بھاگا۔ ٹیم کے تمام ممبرز حیرت اور خوف سے اس آگ کی بلند دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بستی کے افراد جو اس وقت وہاں موجود تھے دھماکہ ہوتے ہی سجدے میں گر گئے۔ ان کے خیال میں اوتار دیوتا ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ عمران نے دور ہی سے سیٹی ماری اور ٹیم کے تمام ممبران جوزف سمیت چونک پڑے۔ وہ اس مخصوص سیٹی کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور پھر انہیں ایک درخت کے قریب کھڑا سیاہ فام نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کر رہا تھا، مخصوص اشارہ، اور پھر کیپٹن شکیل نے سب سے پہلے جھپٹ کر صفدر کو کاندھے پر لادا۔ جوزف نے تنویر اور صدیقی نے نعمانی کو اٹھانے میں پیروی کی، اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بھاگ پڑے۔ وحشی ابھی تک سجدے میں تھے۔ جلدی کرو، میرے پیچھے آؤ، ورنہ وحشی سجدے سے اٹھتے ہی ہم لوگوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کے خیال میں ہم ہی سارے فساد کی جڑ ہیں، عمران نے ان کے قریب آتے ہی کہا، اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے بھاگتے ہوئے جلد ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہیں اپنے پیچھے وحشیوں کے نعروں اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ جلدی کرو، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جاؤ، وحشی آ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر باری باری سب لوگ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پھر وحشی چیختے چلاتے ہوئے آتے نظر آ گئے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ کنٹرولنگ پر بلیک زیرو بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کر دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وحشی ان کے قریب پہنچتے ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ نیچے سے انہوں نے ہیلی کاپٹر پر نیزے مارے، مگر بے سود۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ یورینیم کا کیا بنا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ پیٹیاں یورینیم کی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پورے ہیلی کاپٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر عمران نے انہیں تمام تفصیلات سنائی۔ اوتار دیوتا کیا تھا عمران صاحب؟ نعمانی نے پوچھا۔ ایک مشینی درندہ جسے نیچے تہہ خانے سے آپریٹ کیا جاتا تھا، اور جو اسٹور روم کی سرنگ کا دروازہ بھی تھا۔ پھر کیپٹن شکیل نے بتلایا کہ کس طرح وہ صفدر کو، جو اسٹور روم میں بے ہوش پڑا تھا، اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ صفدر اسے ممنونیت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سردار ذلات، اوہ معاف کرنا، حکیم عبدالجوزف ضبط الحکمہ، تمہارا کیا حال ہے؟ عمران نے جوزف کو چھیڑا جو خاموش بیٹھا تھا۔ بوس، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ 2 دن سے میں نے شراب نہیں پی، جوزف کے لہجے میں مردنی سی تھی، اور ہیلی کاپٹر کہکوں سے گونج اٹھا۔ تم میں سے کوئی شدید زخمی تو نہیں ہوا؟ اچانک بلیک زیرو نے ایکس 2 کے لہجے میں پوچھا، اور ہیلی کاپٹر میں گونجنے والے کہکوں کا دم گھٹ گیا۔ وہ سب بھوکلا کر سیدھے ہو بیٹھے کہ ایکس 2 خود ہی ہیلی کاپٹر میں موجود ہے۔ نو سر، صفدر نے موجبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ بیچارہ موسیو نشارہ اس مشن میں کام آ گیا، عمران نے غمزدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، ان کے اپنے ملک کی طرف، جو اب یقیناً ایٹمی قوت کی صف میں آ جائے گا، عمران اور اس کی ٹیم کی بدولت۔ اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جس پر وہ وجہ طور پر فخر کر سکتے تھے۔ ختم شد۔